हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाई सभी को। क्या हाल चाल है? जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास नंबर 5 हमारी प्रॉफिट लॉस की चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में किए। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत के साथ टेलीग्राम पे जो सवाल मैंने आपको दिया था उसका आंसर आप लोगों ने दिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने उस क्वेश्चन को टैकल किया। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो, है ना? तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या हाल चाल है। फिर हम आज एक ऐसे सवालों की तरफ बढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। अक्सर बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जिन सवालों की लैंग्वेज बड़ी होती है वो सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बड़ी लैंग्वेज वाले सवालों में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको दे देगा। लेकिन जिन सवालों की लैंग्वेज बहुत छोटी होती है और वो सवाल कभी कभी बहुत टिपिकल बन जाते हैं। तो देखेंगे आज कुछ इसी तरह के सवालों को जो जिनको अक्सर हमको देखकर लगता है कि यार ये सवाल कैसे होगा, और वो प्रॉफिट लॉस में हमारे लिए हमेशा ही सरदर्द बने रहे हैं। वो सरदर्द वाले क्वेश्चन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। 5-6 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, उनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन में काम खत्म नहीं करूंगा। आपके दिलो दिमाग में जब तक चीजें बैठ नहीं जाएंगी तब तक हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। देखा ना कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है बच्चा ये। ठीक है, आगे चलो। चलिए, ये सवाल मैंने कल आपको दिया था, है ना? बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर मुझे कम उसमें टेलीग्राम चैनल पे दिया। बच्चे, रात में 10 बजे के बाद ही टेलीग्राम से जुड़ पाता हूं और जब तक आपका ग्रुप बंद हो जाता है, हालांकि मैं मैसेज सबके देखता हूं। तो ये सवाल मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका उत्तर दिया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है इन सवालों में। 10 रुपए में 11 की चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी ही चॉकलेट, देखो उसने कहा इतनी ही चॉकलेट, जितनी यहां पर खरीदी उतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई। जितनी चॉकलेट यहां पर खरीदी गई उतनी ही यहां पर खरीदी गई, मतलब के चॉकलेट की संख्या मुझे बराबर करनी है ना? क्योंकि उसने कहा उतनी ही चॉकलेट यहां पर है, खरीद ली दोनों तरह की। सभी चॉकलेट को 1 रुपए चॉकलेट की दर से बेच दिया गया, तो पूरे सौदे पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा। जब भी प्रतिशत लाभ या हानि पूछे आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, है ना? तो देखो सवाल को कैसे करेंगे, देखना। यहां पर मैंने एक तरफ लिखा वस्तु, एक तरफ लिखा मैंने मूल्य। क्या हुआ कि 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से खरीदी। चॉकलेट कितनी? 11। तो वस्तु के नीचे 11 लिख दो। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और भाई साहब सवाल ने कहा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई, तो 9 चॉकलेट 10 रुपए में खरीदी गई। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आप 11 चॉकलेट 10 रुपए में लेकर आए थे और 9 चॉकलेट 10 रुपए में बेच दी। बच्चे भूल जाओ सवाल को, मेरा सवाल सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप 11 चॉकलेट 10 रुपए में खरीद कर लाए थे, आपने 9 चॉकलेट 10 रुपए में बेच दी, आपको क्या प्रॉफिट हुआ? क्या आप मुझसे यह कहोगे कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 10 में लाए थे 10 में बेच दी? नहीं। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर वो तो 11 चॉकलेट खरीदी थी 9 चॉकलेट बेची हैं, तो मैं तब तक प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि नहीं बता पाऊंगा जब तक मेरे पास वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, है ना? तो सबसे पहले मैं वस्तु बराबर करूंगा, क्योंकि उसने कहा इतनी ही चॉकलेट, तो वस्तु को बराबर करते हैं भाई। 11 की गुणा तो 9 से करो और 9 की गुणा 11 से करो। ये 9 से गुणा करी और ये 11 से, ठीक है? तो 11 नाम 99 चॉकलेट और 99 चॉकलेट, कितना हो गया? 198। दोनों को जोड़ा तो 198। ये कितना है? 90 और 11 धाम 110, कितना आ गया? 200 रुपए। अब ये तो हमारा किरिय हो गया। किरिय करते टाइम मैंने 198 चॉकलेट 200 रुपए की खरीदी, किरिय करते टाइम। अब विक्रय करते टाइम क्या हुआ? 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया। 1 रुपए प्रति चॉकलेट, यानी कि जब भी मैं विक्रय की बात कर रहा हूं तो 1 रुपए में 1 चॉकलेट बेचने की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं या तो एक काम करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि भैया किरिय 198 में 200, सॉरी 198 चॉकलेट 200 में खरीदी, 1 चॉकलेट एक में बेच दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कल सवाल कराए थे मैंने आपको ऐसे।
कराए थे कि नहीं? अगर मुझे प्रतिशत लाभ चाहिए तो इसकी गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया 200, और इसकी गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया 198। तो कितने का नुकसान हो गया? 2 रुपए का नुकसान, और कितने पर? 200 पर, और गुणा 100, तो कितना हो गया? 1% का लॉस। कितना हो गया? 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1% का लॉस हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है ना? कि 200 रुपए में खरीदकर 198 में बेची तो 2 रुपए का नुकसान होगा, और फायदा या नुकसान किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। अब बच्चे मेरी बात सुनना आप, इस तरह के 3 सवाल होते हैं, 2 तरह के सवाल मैं करा चुका हूं आपको। 3 तरह के कौन से सवाल होते हैं? सुनना, बहुत आराम से सुनना। 3 तरह के कौन से सवाल? एक तो सवाल वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कल मतलब कल की क्लास में कराए थे कि 10 रुपए की 11 वस्तु खरीदकर 11 वस्तु 10 रुपए में बेच दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछना था। याद है वो सवाल कल कराए थे? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, एक तरफ वस्तु रखी, एक तरफ मूल्य रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज हानि निकाली हमने। ये कल कराए थे। एक टाइप, वो टाइप 1 था। इस तरह के सवालों में ये टाइप 2 है, जिसमें मुझे वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होती है। ये टाइप 2 है कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदी, इतनी ही वस्तु इतने में खरीदी, इतने में बेची। ये टाइप 2 है। और जो लास्ट टाइप है वो टाइप 3 है। इन्हीं सवालों में आपको कंफ्यूज करेगा, और 100% मैं गारंटी देता हूं बच्चे कि प्रॉफिट लॉस से अगर सवाल बना तो 95% चांसेस हैं कि इन तीनों टाइप में से कोई एक टाइप आपके एग्जाम में आई। टाइप नंबर 1 कौन सा? कि इतनी वस्तु इतने में खरीदी गई, इतनी वस्तु इतने में बेची गई, प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट बताओ। आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप बता दोगे। पहला टाइप। दूसरा टाइप आपके सामने है, ये रहा, जहां पर आपको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी थी। और तीसरा टाइप जिसके सबसे ज्यादा चांस है आने के, वो कौन सा है? कि आपने सुना होगा कि 10 रुपए की 5 वस्तु बेचने पर 40% का हानि हुई। 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे कि 40% का फायदा हो जाए? इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, वो टाइप नंबर 3 है। 3 टाइप के सवाल बनते हैं इस तरह में, इस कपड़ों में पहने हुए 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, कैसे पता चला प्रॉफिट या लॉस? बच्चे देखो, क्रय मूल्य 200 रुपए क्रय मूल्य है, 198 में बेच दिया। आप 200 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाते हो, 198 में बेच देते हो, आपको लाभ होता है या नुकसान होता है? हानि होगी, लॉस होगा, है ना? 200 में खरीदा, 198 में बेचा, तो 2 का लॉस ही तो हुआ। चलिए अब इस सवाल पे आ जाइए। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। उसी तरह का सवाल है, सेम जो मतलब पहला है, लेकिन मैंने सवाल के कपड़े थोड़े से बदल दिए हैं। सवाल के कपड़े थोड़े से बदल दिए हैं, पढ़कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी तरह सवाल बदलते हैं, एग्जामिनर भी सवाल ऐसे ही बदलता है। एज इट इज एग्जामिनर भी अगर सवाल दे देगा तो फिर कंपटीशन किस बात का? मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर भी एज इट इज सवाल दे देगा तो कंपटीशन बचा क्या? बहुत सारे बच्चे कर जाएंगे। भाई एग्जामिनर को कंपटीशन बनाना है, मतलब सवाल में फेरबदल तो वो करेगा, और फेरबदल सवालों को केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जिसने सवाल रटे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बात को समझो आप मेरी को। देखो क्या है, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे की दर से खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है। तो 45 लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? बताओ। इस सवाल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने स्टार बना के कल मैंने लिखवाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप वहीं पर करोगे जहां पर परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपसे पूछ रहा हो। यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस नहीं पूछ रहा, तो यहां पर तो वस्तुओं को आपको बराबर करना होगा। देखो हिंट दे दिया मैंने आपको।
एक व्यक्ति, बच्चे अगर आप क्वेश्चन को साथ साथ नोटबुक में लिखोगे कभी समझ नहीं पाओगे। यहां तो क्या, आप अगला भी बैच लोगे, उससे अगला भी बैच लोगे, कभी चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप एग्जाम उसके टीचर के साथ में क्वेश्चन को नोट कर रहे हो कॉपी में, नहीं कर पाओगे कभी भी, ये विश्वास रखो। ये मेरा बात को लिख लो कॉपी में कि अगर हम सवाल लिख रहे हैं टीचर के साथ में, क्लास के साथ में, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे की दर से खरीदता है। एक तरफ तो मैं वस्तु लिखूंगा और एक तरफ मैं लिखूंगा मूल्य। देखो, सवाल ने कहा 34 रुपए में 8 संतरे की दर से खरीदता है। 34 रुपए में 8 संतरे, वस्तु कितनी है 8, रुपए कितने हैं 34, मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, 8 वस्तु 34 रुपए में वो खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। यानी कि बेचते टाइम क्या करता है, 12 संतरे 57 रुपए में बेच देता है। ये तो उसने खरीदते टाइम बात की और ये उसने बेचते टाइम बात की, ये उसने बेचते टाइम बात की। ये बात क्लियर है। सवाल ने कहा कि 8 वस्तु 34 रुपए में खरीद कर लाया और 12 वस्तु 57 रुपए में बेच दी। तो अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि उसे लाभ या हानि कितनी हुई, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, जब तक हम वस्तुओं को बराबर ना करें तब तक मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं बता पाऊंगा, तब तक मैं लाभ या हानि नहीं बता पाऊंगा, जब तक मैं वस्तुओं की संख्या को बराबर ना करूं। यह बात आपको क्लियर है कि उसने 8 संतरे 34 में खरीदे, 12 संतरे 57 में बेच दिए। अगर मैं आपसे कहूं मुझे प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, क्या आप इन दोनों का डिफरेंस 16 और 7 23 रुपया डिफरेंस बताओगे आप कि 23 रुपया का लाभ हो गया? नहीं, बेवकूफी भरी बात होगी वो। तो जब तक आप यहां पर बराबर नहीं करोगे वस्तुओं को, तब तक आप लाभ या हानि नहीं बता पाओगे। मैं कम से कम 20 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि आपको अगर लाभ या हानि बतानी है तो आपको वस्तुओं को बराबर करना होगा। और ये 8 है, ये 12 है, दोनों को बराबर करो। क्या होगा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो 24 आता है। भाई 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है ना, एलसीएम होता है 24 होता है। तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये भी 3 से और ये 2 से। ये कितना हो गया, ये तो 102 हो गया और ये कितना हो गया 114। अब आप बता सकते हो, अब आप बहुत इजीली बता सकते हो प्रॉफिट या लॉस। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि कितना लाभ हुआ, तो आप देखोगे कि 24 वस्तु 102 में खरीद कर लाया और 24 वस्तु 114 में बेच दी। तो 24 वस्तुओं पर कितने का फायदा हुआ? मुझे एक बात बताओ, 24 वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट हुआ? लाभ मैं पूछ रहा हूं आपसे, 24 वस्तुओं पर प्रॉफिट कितने का हुआ? आप तुरंत कह देंगे 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 102 में खरीदा, 114 में बेच दिया, तो 24 वस्तुओं पर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपने बता दिया, क्यों? क्योंकि आपने वस्तुओं को बराबर कर लिया था। 24 वस्तु 102 में खरीदी और 24 वस्तु 114 में बेची, तो 24 वस्तुओं पर कितने का लाभ हो गया? 12 रुपए का लाभ हो गया। अब आपने बता दिया। अब देखो सवाल ने क्या पूछा है, तो 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? बच्चे एक बात देखो, 12 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे उसे बेचने पड़े? क्या 24 संतरे बेचने पड़े उसे? क्या 12 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको 24 संतरे बेचने पड़े? तो 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचेगा? 24/12 यानी कि 2 संतरे बेचेगा 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए। लेकिन उसे तो 45 रुपए का लाभ कमाना है, तो बच्चे 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचेगा? 2 गुणा 45 यानी कि 90 संतरे बेचेगा। कितने? 90 संतरे बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनना। अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 4 rupees 34। तो 34 रुपए के 8 संतरे लेकर आया और बेचते टाइम 57 रुपए में 12 संतरे बेच दिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि अगर उसे लाभ या हानि देखना है तो उसे वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी। जो ऑरेंजिस लेकर आया है वो ऑरेंजिस इक्वल करने होंगे। 8 ऑरेंजिस मुझे यहां दिए हुए हैं, 12 ऑरेंजिस यहां दिए हुए हैं, मैं इक्वल करता हूं। 8 और 12 का एलसीएम 24, तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। 3 की गुणा यहां भी, 2 की यहां भी। अब मुझे पता चल गया कि 24 संतरे 102 में भाई साहब खरीद कर लाया था और 24 संतरे 114 में बेच दिए। तो लाभ कितने का हो गया? 102 से 114 क्या 12 रुपए का लाभ हो गया। कितने संतरों को बेचने पर? 24 संतरों को बेचने पर 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मुझे तो बताना है 45 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। 12 रुपए का प्रॉफिट जो होता है वो 24 संतरों पर होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 संतरों पर, तो 45 रुपए का प्रॉफिट कितने पे होगा? 90 संतरे बेचने पर। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब चलता हूं मैं कुछ अगले तरह के सवालों पे। देखो, इस तरह के सवालों पे चलने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ये टाइप 3 क्वेश्चन है इस टाइप में, ठीक है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, तो बच्चे देखना। जो मैं आपसे पूछूं ये मत कहना कि सर ये चीज तो हमको पता है, आगे चलो, ये करो, वो करो। बिल्कुल भी ये कमेंट मत करना। आराम से बैठ के 3-4 मिनट समझ लो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूं बड़े बड़े सवालों में लगाता हूं उनको। फिर मैं मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर लिखा 100%। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? 100% का भिन्न कितना होता है? 4-5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 4-5 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप जल्दी जल्दी करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, 100% को फ्रैक्शन में कितना लिखा करते हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे। 100% को भिन्न में लिखते हैं 1। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो 100% लिखूंगा, भिन्न की बात होगी तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? उसकी जगह पे लिखूंगा मैं 1। और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, आप देखना, आप धुआं धुआं कर दोगे इस तरह के सवालों में जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। सुनना आप, 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैंने यहां पर लिखा क्या? मैंने लिखा यहां पर 3a बराबर 6b। 3a बराबर 6b। तो ये सामने सामने वाली संख्या कट जाती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैंने लिखा 4a बटे 3b बराबर 8 बटे 9। अगर मैंने ऐसा लिखा तो जो ऊपर वाली संख्या है वो तो ऊपर वाली संख्या से कट सकती है, और जो नीचे वाली संख्या है बच्चे वो नीचे वाली संख्या से कट सकती है। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि ऊपर वाली संख्या से कट सकती है, नीचे वाली संख्या से कट सकती है? बिल्कुल क्लियर है सर। अगले कॉन्सेप्ट पे चलिए। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट पे। आप सभी ने रेशियो चैप्टर पढ़ा है, अब मैं चलता हूं प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, समानुपात कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं? समानुपात कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। जैसे मैंने यहां पर लिखा a अनुपात b। बच्चे, क्या मैं a अनुपात b को a बटे b लिख सकता हूं? जल्दी से कह दो यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बात आती है समानुपात कॉन्सेप्ट की। जैसे मैंने यहां पर लिखा a अनुपात b और यहां पर समानुपात का चिन्ह, 2 बिंदी लग जाती हैं, ये समानुपात बनाती हैं, c अनुपात d। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल विवेक भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, a अनुपात b और समानुपात c अनुपात d मैंने यहां पर कर दिया। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो मुझे यह बताओ कि समानुपात का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन?
प्रोपोर्शन का मतलब, समानुपात का मतलब होता है कि जो रेशो ए और बी का है, यानी कि जो अनुपात ए बटे बी है, समानुपात का मतलब इक्वल होता है, वही रेशियो किसका होना चाहिए? वही रेशियो सी और डी का होना चाहिए। जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात सी डी का होना चाहिए। आप रेशियो चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, इस बात को नोट कर लेना इसको अगर करना चाहो तो, है ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताएंगे क्या ये संख्या समानुपातिक है। मैंने यहां पर लिखा 2:3 समानुपात 12:18। क्या ये संख्याएं समानुपात में हैं? मुझे बताएंगे यस और नो। क्या ये संख्याएं समानुपात में हैं? आर दीज नंबर्स प्रोपोर्शनल और नॉट? बताएंगे क्या ये संख्याएं समानुपातिक हैं या नहीं, प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये संख्याएं बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल है, क्योंकि जो रेशो 2:3 का है, 2/3 समानुपात का मतलब इक्वल, और 12/18 हो जाएगा। 12/18 तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, यानी कि ये चीजें प्रोपोर्शन में है, ये चीजें प्रोपोर्शन में है। अब आपने ये रेशियो में पढ़ लिया, अब यहां पर ये काम आएगा, यहां पर ये काम आएगा। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देखिए, एक कॉन्सेप्ट और देखिए। देखिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर, कोई भी वस्तु अगर किरीय मूल्य पर बेची जाती है, किरीय मूल्य पर बेची जाती है, बेची जाती है, तो वह 100% पर बेची जाएगी, 100% मूल्य पर बेची जाएगी। भाई किरीय मूल्य पर बेचने का मतलब बच्चे क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। किरीय मूल्य पर बेचने का मतलब मैंने कोई लाभ कोई हानि नहीं कमाई, जितने का खरीद कर लाया उतने का बेच दिया, और जितने का खरीद कर लाया उतने का बेच देने का मतलब है मैंने वो 100% पे बेची है। 100% यानी कि अगर मैं लाभ कमाता तो 100 से ऊपर चला जाता, अगर मैं हानि कमाता तो 100 से नीचे आ जाता। ना तो मैं नीचे गया ना मैं ऊपर गया, मैंने एग्जैक्ट 100 पर बेची है। तो बच्चे इस बात को आप याद रखेंगे कि कोई भी वस्तु अगर किरीय मूल्य, अगर कॉस्ट प्राइस पर बेची जाएगी तो वो कितने परसेंट पर बेची जाएगी? 100% पर बेची जाएगी। कितने पर? 100% पर। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अगर किरीय मूल्य पर बेची गई तो वो 100% पर बेची जाएगी, वो 100% पर बेची जाएगी। इस बात को आप याद रखना। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज 20% के लाभ पर बेची गई है, 20% का लाभ मतलब किरीय मूल्य से 20% ज्यादा, तो कितने में बेची जाएगी? 120% में। मैंने कहा कोई चीज 40% की हानि पर बेची गई है तो कितने में बेची जाएगी? 100 तो किरीय मूल्य है, 60% में बेची जाएगी। 100 से ऊपर नीचे चले जाते हैं हम, लेकिन अगर बात करेगा किरीय मूल्य पर ही बेचने की तो वो कितने में बेची जाएगी? 100% में। जितने में खरीद कर लाया, ले भाई तो उतने में ले ले। अब सबसे बेस्ट क्वेश्चन जिनको मैं प्रॉफिट लॉस में मानता हूं उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूं, उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, आ जाइए इन सवालों पे, और ये सारे सवाल मैं आपको प्रोपोर्शन मेथड से कराऊंगा। मैंने 4-5 सवाल रखे हैं। पहले सवाल में अगर 20% भी समझ में आए, हालांकि मैं 100% समझाऊंगा, 20% भी समझ में आए तो परेशान मत होना। अगले 4-5 सवाल हैं एज इट इज हैं, कपड़े चेंज किए हैं, बस सवाल यही है। एक बार इन सवालों को देखेंगे। देखिए सवाल क्या है। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? तो ग्राहक को कितने कलम मिलेंगे 10 रुपए में? देखते हैं सवाल कि एक दुकानदार
10 रुपए में 7 कलम की दर से खरीदता है तो उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो 10 रुपए में कितने कलम उसको मिलेंगे? पढ़ा सवाल आपने। प्रोपोर्शन मेथड यूज करेंगे, प्रोपोर्शन मेथड, पीएम मेथड, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 7 कलम 10 रुपए में खरीदे तो 1 कलम कितने में खरीदा होगा? प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड मैं यहां पर रखूंगा, देखो एक बिंदी यहां पर होती है, 2 बिंदी यहां पर होती है ना, तो प्रोपोर्शन मेथड यूज करेंगे। ऊपर रखो 10 रुपए, ऊपर रुपए और नीचे वस्तु। भाई 7 वस्तु, 7 कलम, 7 कलम उसने 10 रुपए में खरीदी, तो बच्चे 1 कलम कितने में खरीदी होगी? 1 कलम का मूल्य चाहिए मुझे, क्या 1 कलम का मूल्य 10/7 हो जाएगा? मैंने कहा मुझे 1 कलम का मूल्य बताओ कितना होगा, केवल इस यहां से, अब भूल जाओ बाकी सवाल क्या कह रहा है। 10 रुपए में 7 कलम खरीदी तो 1 कलम कितने में, क्या 10/7 में खरीदी होगी? इतना आपको क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनुपात का निशान लगा दो यहां पर, समानुपातिक मेथड से करेंगे अनुपात का। अब खरीदते टाइम उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब खरीदते टाइम क्या उसे नुकसान हुआ, या मतलब उसने कम रुपए दिए या ज्यादा रुपए दिए? कम रुपए दिए या ज्यादा रुपए दिए? यहां पर मुझे कोई जिक्र नहीं कहा हुआ। भाई सवाल में अगर कहता 10 रुपए में 7 कलम खरीदने से मान लो उसने 40% रुपए कम रुपए दिए, या यहां पर तो खरीदने की ही बात हो रही है, तो आप हमेशा दूसरे प्रोपोर्शन में 100% लिख दो, दूसरे प्रोपोर्शन में 100% लिख दो, क्योंकि खरीदते टाइम तो चीजें 100% में ही रहती हैं। आप ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट मत करो, खरीदते टाइम तो चीजें 100% में रहती हैं, ठीक है। क्योंकि उसने 10 रुपए में 7 कलम खरीदे हैं, खरीदते टाइम चीजें कितने परसेंट में रहती हैं? 100% में। आराम से बैठ के सुनना, जब तक मैं सवाल को पूरा ना कर दूं बीच में कमेंट नहीं करेगा कोई भी। मैंने यहां पर कहा मुझे 1 कलम का मान बताओ, वो हो जाएगा 10/7, ठीक है। अब खरीदते टाइम तो चीजें 100% में रहती हैं, तो मैंने 100% कर दिया। प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो। अब देखो यहां पर 10 रुपए में कितनी कलम मिलेंगी, तो ऊपर तो रुपया रखता हूं और कितनी कलम मिलेंगी मुझे नहीं पता, और फिर प्रोपोर्शन का साइन, कितना? 40% लाभ, और 40% लाभ को 140% लिख दो। 40% लाभ का मतलब 140% लिख दो, बस 140%। अगर होती 40% की हानि तो मैं 60% लिखता, बस, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। उसने कहा एक दुकानदार 10 रुपए में, एक लाइन में सवाल खत्म है, ये एक लाइन में किसी भी तरह का सवाल आ जाए एक लाइन में आप खत्म कर दोगे, आज के बाद में कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। देखना, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से खरीदता है ना, तो 1 कलम का मूल्य कितना है? 10/7। तो यहां पर 1 कलम का मूल्य आपने लिख दिया, 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य आपने लिख दिया 10/7। अनुपात, अब उसने कहा कि खरीदता है, खरीदते टाइम चीजें 100% पे खरीदी जाती हैं, तो 100% मैंने यहां पर लिख दिया। समानुपात, उसने कहा कि 10 रुपए में कितने कलम उसको मिलेंगे, ऊपर तो मैंने रुपया रखा, नीचे कलम की संख्या लिख ली, मुझे नहीं पता कितने हैं, कि उसे 40% का लाभ हो। 40% का लाभ मतलब 140%, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, कितना होगा? 10/7, और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। भैया प्रोपोर्शन में यही तो होता है, A/B बराबर 10/A गुणा, और ये 140 इसके नीचे आ जाएगा। क्या यहां से आप A का मान निकाल सकते हो? भाई परसेंट से तो परसेंट खत्म हो गया है ना, 10 से 10 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 140A बराबर 100 गुणा 7, 700। तो A बराबर कितना आ गया? 700/140। कितना आ जाएगा? 5 कलम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको एक लाइन सजानी आनी चाहिए। कौन सी लाइन? ये लाइन अगर आपने सजा ली फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखना, यहां पर एक वस्तु का मूल्य याद लिखेंगे, यहां पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अगर विक्रय की बात करेगा, क्रय खरीदते टाइम की बात करेगा तो हमेशा 100% लिखेंगे। समानुपात,
यहां पर लिखेंगे 10 रुपए में कितनी कलम लेगा, यहां पर अनुपात के बाद उसे लाभ या प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं। इस सवाल में देखेंगे, इसमें और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, इसमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। देखना, एक लाइन बैठा दो बस समानुपाती की, आप सवाल कर जाओगे। इस सवाल में बैठा कर देखो, कराऊंगा तो मैं सही फिर आपको इस सवाल को इस तरीके से करके देखो। 140 कैसे संजीव भाई, कोई चीज अगर 40% के लाभ पर बेची जाती है तो क्या वो 140% में नहीं बेची जाएगी? कोई चीज 20% के लाभ पर बेची जाती है तो क्या वो 120% में नहीं बेची जाएगी? कोई चीज 10% के लाभ पर बेची जाती है तो बच्चे क्या वो 110% में नहीं बेची जाएगी? ऐसे मैंने किया। आप इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल में और चीजें क्लियर होंगी। मैंने कहा ना मैं 5-6 सवाल लेकर आया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखना, सवाल क्या है, जब 1 रुपए में 6 वस्तु को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा? 5 सवाल कराऊंगा, 6 सवाल कराऊंगा, लास्ट में आप खुद कह जाओगे कि सर आ गया समझ में। बस विश्वास रखो और जुड़े रहो। ऐसे पहले सवाल में दिमाग हिल जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी बच्चे। सुनना, सवाल क्या है, 1 रुपए में 6 वस्तु को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। यहां पर अब टोटल बात वो बेचने की कर रहा है। देखो, 1 रुपए में 6 वस्तु, तो मुझे एक वस्तु का मान बताओ कितना होगा, एक वस्तु का रेट बताओ कितना है। वो 1 रुपए में 6 बेचता है, तो 6 वस्तु अगर 1 रुपए में बेचेगा तो एक वस्तु कितने रुपए में बेचेगा? क्या 1/6 रुपए में बेचेगा? मुझे एक वस्तु का ही मूल्य चाहिए, एक कितने में बेचेगा? तो 1/6 यहां पर रख दो, मूल्य ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है, अनुपात। अब बताओ मुझे कि उसे 20% की हानि हुई है, 20% का लॉस हुआ है, तो कितने में उसने बेचा होगा? अगर उसे 20% की हानि हुई है तो कितने में उसने बेचा होगा? स्पीड से मुझे बताओ, क्या उसने 80% में बेचा होगा? तो 80% यहां पर लिख दो, समानुपात। अब बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे? रुपया तो ऊपर रखो और वस्तु नीचे रखो, मुझे नहीं पता कितनी वस्तु बेचेगा, तो 1/A कर दिया मैंने। भाई यहां पर भी तो मैंने यही किया, 1 रुपया ऊपर और 6 वस्तु नीचे, तो यहां पर भी 1 रुपया ऊपर और कितनी वस्तु है वो मैंने नीचे रखा, अनुपात। 20% का लाभ बच्चे, 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 120% में बेचेगा, तो यहां पर 120% लिख दो। अब आपने ये लाइन जमा दी, मतलब के 90% सवाल आप कर चुके हो। कैसे? 1/6 और ये 80 नीचे आ जाएगा, 80%। समानुपात का मतलब बराबर 1/A गुणा 120%। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A गुणा 120% बराबर 6 गुणा 80%। परसेंट से परसेंट खत्म, 6 दूनी 12 और 20 चौके 80, तो A बराबर कितना आ गया? 4। यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई? बस आपको ये लाइन जमानी थी, 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या, 20% की हानि मतलब 80%, फिर 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा पता नहीं, जहां उसे 20% का लाभ होगा मतलब 120% में बेचेगा। ऐसी लाइन जमानी होती है। सवाल किसी भी तरह का आ जाए आप उड़ा दोगे इस तरह के सवालों को। ठीक है, अब सभी लोगों की चीजें समझ में आ रही हैं, तो इस सवाल का उत्तर बता दो मुझे। स्पीड से कौन उत्तर बताएगा? कितनी स्पीड से मुझे उत्तर आएगा आप लोगों का? करिए। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को
25% की हानि होती है, तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो। बच्चे एक लाइन का सवाल है, अब एक लाइन का आप बुक उठा लो कोई भी, अगर एक आधे पेज से कम सॉल्यूशन इनका दे रखा हो तो आपको आपको 3-4 बार पढ़ने पर समझ भी नहीं आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, लेकिन आपने वो लाइन बनानी अब सीख ली है। देखो, 12 संतरे 60 रुपए के बेचे, मुझे एक संतरे का मूल्य चाहिए, वो कितना होगा, रुपया ऊपर और संतरे नीचे। 1 रुपए में 12, 60/12 संतरे, तो 60/12 यहां पर लिखो। एक संतरे का मान, एक संतरे का मान कितना, 60/12। पैसे ऊपर रखते हैं, वस्तु नीचे, पैसे ऊपर वस्तु नीचे, पैसे ऊपर, पैसे ऊपर और वस्तु नीचे, ठीक है, पैसे ऊपर वस्तु नीचे। 60/12 अनुपात। बच्चे उसे 25% की हानि हुई है, अगर 25% की हानि हुई है तो कितने में बेचा होगा, क्या 75% में बेचा होगा, क्या 75% में बेचा होगा, तो 75% यहां पर लिख दो, लिख दिया। अब समानुपात लगाओ। अब देखो 100 रुपए में कितने संतरे बेचे, 100 रुपए में, तो पैसे ऊपर वस्तु नीचे, 100 रुपया ऊपर रखेंगे और कितने संतरे बेचेगा मुझे नहीं पता, मैंने ए लिख दिया। अनुपात के उसे 25% का लाभ हो। बच्चे 25% का लाभ का मतलब है कितने परसेंट में बेचेगा, 125% में बेचेगा। 125 यहां पर लिख दो। आपने लाइन जमा दी, 90% सवाल आप कर चुके हो, 90% सवाल आप कर चुके हो। बस अब टोटल कैलकुलेशन बची है कि यहां पर लिखा 60/12 गुणा, ये 75 नीचे आ जाएगा, भाई समानुपातिक मेथड है, ये आ जाएगा 100/A गुणा 125 है, ठीक है। तो भैया काटेंगे, 25 3 75 और 25 पंजे 125, ठीक है, 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पूरे 25 बराबर 25A, भाई 5A गुणा 5 बराबर कितना होगा, 25A बराबर 100 तिया 300, ठीक है। तो A बराबर कितना आ गया, 300/25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, आंसर कितना आ जाएगा, 12, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्लियर हुई चीजें, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे होंगी तो यहां पे होंगी, बताओ। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी हम करते रहेंगे उनको। चलो सवाल पे, क्या है सवाल में, 1 रुपए में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 1 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा। एक लाइन जमा दो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। देखो, 1 रुपए में 4 वस्तु, मैंने कहा ऊपर पैसे रखते हैं और नीचे वस्तु रखते हैं, ऊपर पैसे नीचे वस्तु। पैसे कितने हैं, 1 रुपया, वस्तु कितनी है 4, तो 1/4 अनुपात। इन्हें बेचने पर उसे 4% की हानि हुई है, तो बच्चे बेचा कितने परसेंट में होगा, 96% में, 96% में बेचा होगा, तो 96% यहां पर लिख दो। डबल अनुपात यानी कि समानुपात। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 1 रुपया में 3 वस्तु, पैसे ऊपर वस्तु नीचे। अब यहां पर मुझे यह निकालना है ए का मान, कितने परसेंट में बेचेगा, वहां से मैं लाभ या हानि निकाल सकता हूं। अगर ए का मान 100 से ऊपर आ गया तो लाभ होगा, अगर ए का मान 100 से नीचे आ गया तो हानि होगी, है ना। वो मैं ए का मान निकाल के देखूंगा। देखिए, 1/4 और 96% यहां पर लिखेंगे, बराबर 1/3A। अब ए का मान कौन मुझे बताएगा कितना होगा, 3A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बराबर 4 गुणा 96%, तो 3 से जाएगा 32, और 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128%। बच्चे ए का मान 128% आ गया, मतलब के लाभ कितना परसेंट है, 100 से ऊपर 28% का लाभ होगा।
28% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब तो समझ में आई चीजें। 128% का मतलब है कि उसने 128% में बेचा होगा, और 128% में बेचने का मतलब है कि 28% का लाभ होगा। अब तो मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर अब क्लियर है। मैंने कहा ना, विश्वास है, तसल्ली है, तो आप समझ जाएंगे चीजें। पहले सवाल को आपको लगा होगा यार ये क्या कर दिया, लेकिन यहां तक आते आते आपको लगा हाँ अब ठीक है। आगे भी है। ग्रेट, बहुत गजब। 100% कब मानते हैं बच्चे? जब मैं खरीदता हूं चीजों को। यहां पर वो बेचने की ही बात कर रहा है। जब मैं खरीदता हूं तब 100% मानते हैं। चलिए इस सवाल को कर दीजिए अब। नहीं, ये सवाल अलग है। ये सवाल अब अलग आ चुका है। 38, 39, 40, हाँ ये सवाल अब अलग आ चुके हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं बहुत गजब वाला कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं गजब कॉन्सेप्ट। आप इस सवाल पे आ जाओ। आप सबसे पहले इस सवाल पर आ जाओ। देखिए सवाल को। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, और इतने गजब के कॉन्सेप्ट से तुम्हें बताऊंगा कि आप लाइनों में सवाल को कर रहे होंगे, पेज में नहीं, लाइनों में सवाल को कर रहे होंगे। एक बार सवाल को पढ़ो। क्या कहा सवाल ने? 12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे। ठीक है, उसमें से 50 कलम को 10% के लाभ पर बेच दिया। ओके। पूरे सौदे पर 15% लाभ कमाने के लिए बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखेंगे सवाल को। 39 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। कहां पे रॉन्ग है? सही तो है बच्चे, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, क्या कहा? 12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़िए। या ना, इस सवाल से पहले आप इस तरह के सवालों पे आइए। इस तरह के सवालों पे आइए, ठीक है। वो मैं लास्ट में रखूंगा। वो एक ही सवाल है ना, क्योंकि उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए एक दो नहीं है, इसीलिए मैंने उसको हटाया। अब छोड़ो अभी, अब इस पे आइए। वो सिंगल सवाल था, ये अगला सवाल है। उसके कल मैं 2-3 सवाल और ऐड कर दूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पे आइए। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करो। अब ये वो सवाल आ गए हैं कि इतने बेचने पर इतने का क्रय मूल्य के बराबर लाभ, इतने के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, और वो चीजें हैं। और मैं ये सवाल जब भी कराता हूं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कराता हूं। कोई आज इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई चीजें नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप अगर इस तरीके को ढंग से और विश्वास करके सीख लोगे ना, आप भूल जाओगे ट्रिकों को। हो सकता है आपकी ट्रिक से ये मेरा वाला तरीका थोड़ा सा बड़ा जाए, लेकिन आपको मजा इस सवाल इस तरीके को करने में आएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार सवाल को देखिए। देखना, इस सवाल को देखना। मैं कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। एक बार सवाल को पढ़िए। सवाल में है क्या? 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बॉल का लागत मूल्य बताओ क्या होगा? सवाल आपने पढ़ा। अब पेन को साइड में रख दीजिए। पेन को साइड में रखने का मतलब बिल्कुल रख दीजिए, मेरी बात सुनिए। यहां पर इस सौदे में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इस सवाल, पहले सवाल को समझा करिए, बाद में आप खुद किया कीजिए ना। तो पहले सवाल, जब कोई नया सवाल मैं लेकर आया हूं नए तरीके का, नए टाइप का, तो पहला सवाल हमेशा टीचर से सुनना चाहिए, क्योंकि टीचर उसमें बहुत कुछ आपको सिखाना चाहता है। देखिए, यहां पर 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। बच्चे
इस सौदे में उस भाई साहब को हानि हुई है, इस सौदे में उस भाई साहब को हानि हुई है, लॉस हुआ है। हानि कब होती है? जब चीजों को खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचा जाता है। आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाए हो, आपने 80 में बेच दिया, आपको हानि होगी या लाभ होगा? हानि होगी, लॉस होगा। 100 की खरीद कर लाए थे, 80 में बेच दिया, 20 रुपए का आपने नुकसान कर लिया। आप 80 रुपए की खरीद कर लाए थे, आपने उसे 50 में बेच दिया, हानि होगी। हमेशा याद रखना कि जो हानि के केस में, लॉस के केस में, जो बेचने वाला मूल्य होगा वो कम होगा खरीदने वाले से। सोचो प्रैक्टिकली इस बात को कि जब मुझे लॉस हो रहा है, जब मुझे हानि हो रही है, तो जो मेरा बेचने वाला मूल्य है वो खरीदने वाले से कम होगा, वो खरीदने वाले से कम होगा। और हानि का अगर मैं यहां पर कोई बात लिखूं, लॉस की अगर मैं कोई बात लिखूं, तो क्या होता है? हानि मतलब होता है क्रिय मूल्य, यानी कि खरीदने वाले मूल्य में से मैं बेचने वाला मूल्य घटा देता हूं, यानी कि सीपी माइनस एसपी। मैं सीपी में से ही एसपी को क्यों घटाता हूं बच्चे? क्योंकि हानि के केस में, हानि के केस में हमारा क्रिय मूल्य बड़ा होता है, हमारा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है हानि के केस में, या नहीं? है ना भाई? मैं 1000 रुपए की खरीद कर लाया, मुझे 800 में बेचनी पड़ गई, बेचनी पड़ गई यानी कि विक्रय मूल्य, तो मुझे हानि होगी। तो बेचने वाला मूल्य कम होता है हानि के केस में, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है। अब देखिए सवाल खत्म है। अगर आप यहीं इस बात को समझ गए, और वहीं पे अगर मैं लाभ की बात करूं, तो लाभ बराबर क्या होता है? उस केस में तो बेचने वाला मूल्य ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, है ना? अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी, ये हमारा लाभ होगा। ठीक है, हालांकि मुझे यहां पर हानि की जरूरत है। तो देखिए इस तरह के सवालों में आप देखेंगे कि पूरे सौदे में उसे हानि हुई है या लाभ हुआ है? उसे हानि हुई है, तो हानि की ये लाइन ऊपर लिख देंगे, हानि बराबर क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पूरे सौदे में आप इस सवालों को एक बार सरसरी निगाह से देखो, अरे उसे तो पूरे सौदे में हानि हुई है, तो हानि बराबर क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपने लिख दिया। अब आपको खुद नहीं पता, 70% सवाल आप यहां तक कर चुके हो। 70% कि वाह सच में सर? हां सच में कर चुके हो। देखो कैसे, 17 गेंदों को बेचने पर 720 रुपए में 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि किसके बराबर हुई है? 5 गेंदों के लागत मूल्य। तो हानि के नीचे लिख दो 5 और लागत मूल्य यानी कि सीपी। हानि के नीचे लिखो 5 और सीपी। भाई 5 गेंदों का लागत मूल्य क्या होता है? 5 सीपी कॉस्ट प्राइस। 5 गेंदों का लागत मूल्य यानी कि 5 सीपी, तो हानि क्या हो जाएगी? 5 सीपी बराबर। अब मुझे एक बात बताओ कि सौदा जो बिजनेस हुआ है वो कितने गेंदों का हुआ है? बिजनेस जो हुआ है, जो बिजनेस हुआ है क्या 17 गेंदों का हुआ है? जो बिजनेस हुआ है क्या वो 17 गेंदों का हुआ है? बोलो यस। बिल्कुल सर, क्योंकि बेचा तो 17 गेंदों को ही गया है, तो बिजनेस हुआ 17 गेंदों का। तो सीपी के नीचे लिख दो 17 सीपी और एसपी के नीचे लिख दो 17 एसपी। जितने चीज का बिजनेस हुआ उतना यहां पर लिख दो, 17 सीपी और 17 एसपी। ठीक है, यहां पर सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो बच्चे, क्या होगा? सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो, क्या होगा? देखो अब यहां पर अगर 5 उधर चला जाएगा, ये 17 इधर आ जाएगा, तो 17 एसपी और ये बराबर घट जाएगा 12 सीपी। अब मुझे यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा? भाई सीपी के सामने 17 और एसपी के सामने 12, यानी कि चीज का क्रिय मूल्य 17 है तो बेचने वाला मूल्य 12 है। खरीदने वाला मूल्य 17 है तो बेचने वाला मूल्य 12 है। तो यहां पर बेचा गया है 720 रुपए में, तो 12 यूनिट का मान 720 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 720 बटे 12।
तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एक गेंद का लागत मूल्य, यानी कि एक यूनिट का मान। तो एक यूनिट का मान तो बच्चे 60 रुपए। बहुत स्पीड से आपने निकाल दिया, बहुत स्पीड से आपने निकाल दिया। मैं एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करता हूं, सुनना सुनना। उसने कहा 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। सबसे पहले आपने नोट किया कि पूरे सौदे में हानि हुई है या लाभ हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। आपने देखा भाई साहब उसे तो हानि हुई है, तो आपने तुरंत ये लिख दिया हानि बराबर क्रिय माइनस विक्रय, लिख दिया तुरंत आपने यहां पर पूरे सौदे में देखकर। ठीक है, फिर आप देखिए जो हानि हुई है वो 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हुई है, यानी कि 5 सीपी। अगर विक्रय मूल्य के बराबर होती तो 5 एसपी लिखता मैं। लागत मूल्य के बराबर हुई है तो 5 सीपी बराबर। यहां पर सौदा कितने गेंदों का हुआ, लेन देन कितनी गेंदों का हुआ, केवल 17 गेंदों का। तो 17 सीपी और 17 एसपी लिख दिया। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आया 17 और 12। तो अगर विक्रय मूल्य 12 है तो खरीदने वाला मूल्य 17 है। उसने कहा 720 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 720 है। तो 12 यूनिट का मान 720, तो 1 यूनिट का मान 60, तो आंसर आपका 60 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 1 यूनिट का कितना मान आ जाएगा, 60 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 175 कैसे आया, 175 कहां पे है इसमें? अच्छा 17, 175 नहीं है बच्चे, ये 17 एसपी है, सेलिंग प्राइस। ये 17 है, ये सेलिंग प्राइस है। ये 12 है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को कर दो, आप इस सवाल को कर दो सेम तरीके से, सेम तरीके से करने की कोशिश करो। 17 एसपी इसीलिए लिखा, लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ, 17 का ही तो हुआ। 17 को खरीदा गया, 17 को बेचा गया, लेन देन 17 का हुआ है। तो 17 के से सीपी, खरीदते टाइम 17 सीपी, बेचते टाइम 17 एसपी। ऐसे किया मैंने। चलो देखो, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बच्चे मुझे एक बात बता दो, पूरे सौदे में लाभ हुआ है या हानि हुई है? पूरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? आपने देखा यहां पर तो सर लाभ हुआ है, और लाभ बराबर क्या होता है सर? लाभ बराबर तो होता है विक्रय मूल्य, बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देते हैं, माइनस क्रिय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। यही होता है लाभ बराबर। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए यह ढूंढना कि पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बस ये ढूंढना है। तो आपने देखा पूरे सौदे में लाभ हुआ है, तो आपने लिख दिया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अब देखिए 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 5 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होता है? लाभ के नीचे लिख दो 5 एसपी। क्या लिख दो? 5 एसपी, क्योंकि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य क्या? एसपी बराबर। अब मुझे बताओ कि जो सौदा हुआ है, जो सौदा हुआ है वो कितनी वस्तुओं का हुआ है? वो कितनी वस्तुओं का हुआ है जो बिजनेस हुआ है? क्या 25 किताबों का बिजनेस हुआ है? क्या 25 किताबें उसने खरीदी? तो एसपी के नीचे तो 25 एसपी लिख दो और सीपी के नीचे 25 सीपी लिख दो। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, बस क्या होगा बच्चे, ये तो उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 25 सीपी बराबर ये उसमें से जाके घट जाएगा तो 20 एसपी, है ना। 5 पूरे 25 और 5 चौके 20। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लेने लगूं तो सीपी के सामने 4 और एसपी के सामने 5। ये मेरा रेशियो आ गया क्रिय और विक्रय मूल्य का, ये मेरा रेशियो आ गया। अब उसने कहा 2000 में 25 किताबें खरीदी, यानी कि सीपी का मान दिया हुआ है कितना? 2000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान तो आ जाएगा 500 रुपए।
एक यूनिट का मान तो आ जाएगा 500 रुपए। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? सवाल ने आपसे पूछा है एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक यूनिट का मान इतना आ गया, एक यूनिट का मान तो इतना आ गया, तो 5 यूनिट का मान सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 500 गुणा 5, सेलिंग प्राइस आ गया 2500। 2500 रुपए उसका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य आ गया। भाई मुझे क्रय मूल्य दिया हुआ था 2000 रुपए, 4 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान 500, तो 5 यूनिट का मान 2500 रुपए, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये तो सेलिंग प्राइस आ गया कितनी किताब का? 25 किताब का सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 25 किताब को 2000 में खरीदा और 25 किताब को 2500 में बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2500 बटे 25 कर देंगे, एक किताब का विक्रय मूल्य 100 रुपए आ जाएगा। बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट सवाल पे चले, या रिपीट करूं? चलिए रिपीट करता हूं। सवाल में सबसे पहले बच्चे आपको क्या देखना है, इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक है, सवाल में सबसे पहले कहा 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी है उसने, और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। जैसे ही मैंने देखा कि लाभ हुआ है सौदे में, तो यहां पर मैंने लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। फिर मैंने देखा 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 5 एसपी कर दिया बराबर। फिर मैंने देखा कि कितने वस्तुओं का लेन देन हुआ, 25 किताबों का, तो एसपी के नीचे 25 एसपी, सीपी के नीचे 25 सीपी। सीपी एसपी का रेशियो लिया 4:5, तो 2000 रुपए में खरीदी गई हैं किताबें, तो 4 यूनिट का मान 2000, 1 यूनिट का मान 500, तो 5 का मान 2500 रुपए। यानी कि अगर 2000 में खरीदी गई हैं तो 2500 में बेची गई होंगी। कितनी किताबें? 25 किताबें। उसने एक किताब का विक्रय मूल्य पूछा है, वो तो 2500 बटे 25 यानी कि 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपए आ जाएगा। और अब ये सवाल मैं आपको देता हूं कमेंट बॉक्स नहीं, टेलीग्राम चैनल के लिए। ठीक है बच्चे, एक सवाल और दूं? चलिए, एक सवाल ये दे दिया टेलीग्राम के लिए, 2 सवाल मैंने आपको दे दिए। कल हम दिन में कल हम सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। ठीक है, आपने वही करना है इन दोनों सवालों में। सबसे पहले देखेंगे कि पूरे सौदे में लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसी हिसाब से अनुपात निकाल लेंगे सीपी और एसपी का। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्या होगा, और बाकी मिलते हैं अगले सवाल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।